नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की बड़ी खबरें, जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र नेताओं के साथ राहुल की क्या है अहम बैठक। चुनावों को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल। चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे का क्या है मास्टर स्ट्रोक। महाराष्ट्र में सपा कांग्रेस में क्यों तेज हुई जंग और उद्धव ठाकरे की तबीयत कैसी है। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। हरियाणा हार के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी का जोश हाई। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल। 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ओबीसी आरक्षण लाडली बहना के बाद अब टोल फ्री। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष परेशान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस की जमीन पर सपा की नजर, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गई एंजियोप्लास्टी, अब हालत हुई स्थिर। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चैनीथला शामिल हुए। इस बैठक में राहुल ने आपसी गुटबाजी को लेकर नेताओं को जमकर डांट लगाई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नेताओं को फालतू की बयानबाजी से बाज आने को कहा है। यानी हरियाणा हार से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उन पर पार्टी नेताओं को एकजुट करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है, वो कोई राहुल गांधी से पूछे। वैसे दिल्ली में हुई बैठक में सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी के अभियान और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की गई। ये बैठक इसलिए अहम रही क्योंकि हाल ही में कांग्रेस को हरियाणा में चुनावी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर राहुल गांधी ने नेताओं के प्रति नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इसी वजह से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस करीब 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बीजेपी की। हरियाणा में जीत से बीजेपी का जोश काफी हाई है, इसलिए बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट फाइनल कर दी है, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी के स्थानीय नेता दिल्ली पहुंचे। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी महाराष्ट्र में 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान के सामने उम्मीदवारों का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट करीब करीब फाइनल हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 150 से 160 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 80 से 90 सीटों पर, एनसीपी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने इस बार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। बीजेपी ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के नेताओं को मराठवाड़ा की 46 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। एमपी के नेताओं को विदर्भ की 62 सीटों पर तैनात किया है। कर्नाटक के नेताओं को पश्चिमी महाराष्ट्र की 58 सीटों पर तैनात किया गया है। वहीं गुजरात के नेताओं को मुंबई और कोंकण की 75 सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान ने सौंपी है। खबरों में अब बात शिंदे की मास्टर स्ट्रोक की। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि मुंबई के अंदर आने वाले सभी 5 टोल नाकों पर छोटी और हल्की गाड़ियों पर कोई टोल नहीं देना होगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि दहिसर टोल, मुलुंड टोल, वाशी टोल, एरोली टोल और तिनहाथ टोल नाका पर पूरी तरह छूट होगी। राज्य में फिलहाल हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपए टोल वसूला जाता है। इससे अब राहत मिलेगी। शिंदे सरकार ने टोल फ्री करके मुंबई इलाके की 36 सीटों के साथ साथ मुंबई से लगे दूसरी सीटों पर भी यहां पर कहें कि उन्हें साधने की कोशिश किए एक बड़ा दांव चला है। मुंबई का इलाका उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसके लिए शिंदे सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया। इससे पहले शिंदे सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार
राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने 1500 रुपए दे रही है। शिंदे सरकार लाडली बहना योजना का जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही है, जिसके जरिए आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधने की रणनीति बनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मालेगांव और धुले में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे महाराष्ट्र में सियासी फिजा को समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने की स्ट्रेटेजी माना जा रहा है। महाराष्ट्र में सपा की नजर कांग्रेस की सियासी जमीन पर है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव का फोकस उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक संख्या में है या फिर जिन जगहों पर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग रहते हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम काजमी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी से 12 सीटों की डिमांड रखी है, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और सपा के बीच टकराव और तेज होने वाला है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, जिनमें मानकोर शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी और भिवंडी ईट से रईस शेख है। सपा इन दोनों सीटों के साथ मुस्लिम बहुल वाली 10 सीटों को और चिन्हित कर रखी है, यानी कि वो 10 सीटें और मांग रही है जैसे चुनाव लड़ना है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष 18 अक्टूबर को मुस्लिम बहुल मालेगांव में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को धुले में राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अखिलेश ने यूपी के भी बड़े चेहरों को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है। सपा महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सपा को महाविकास आघाड़ी में शामिल किया जाता है या नहीं। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की तबीयत की। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद रहीं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी की गई है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अभी 1 दिन और अस्पताल में रह सकते हैं। मंगलवार शाम या परसों उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी के बाद उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उद्धव ठाकरे जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। ऐसे में उनके समर्थकों का कहना है कि इलाज के बाद महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में उद्धव जुट जाएंगे। खबरों में अब बात संजय राउत के बेतुके बयान की। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिंदे की सरकार महाराष्ट्र के लिए कलंक है। देवेंद्र फडणवीस तो किसी काम के नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। संजय राउत ने आगे कहा, इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन प्राप्त है और ये अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है। आज गुजरात में 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। इसका मतलब है कि देश में 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पहले ही वितरित की जा चुकी है। जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा किसके पास जाता है, किस पार्टी को इससे फायदा होता है और कौन इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए कर रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को लेकर पूरा विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है। विपक्ष बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। संजय राउत का बयान भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और खबरों के आखिर में बात बीजेपी के प्लान की। महाराष्ट्र में बीजेपी महादेव फार्मूला पहले से ही अपनाती रही है। इसमें माली, धनगढ़ और वंजारी जातियां शामिल हैं और ये सभी ओबीसी हैं। महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में वापसी के लिए पार्टी पहले से ही अपने महादेव फार्मूले को मजबूत करने में जुटी हुई थी, तो साथ ही ओबीसी वोट बैंक के दायरे में विस्तार के लिए ताजा स्टैंड लिया गया है। मराठा आंदोलनकारियों ने महायुति सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। लोकसभा चुनावों में इनकी नाराजगी ने गठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब बीजेपी प्रभावशाली मराठा समुदाय से मुकाबले के लिए गैर मराठा ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी पर जोर दे रही है। ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में गैर जाट वोटरों की पार्टी के पक्ष में जुटने का उसे फायदा मिला, ऊपर से बड़ी तादाद में जाटों के भी वोट बीजेपी को मिले हैं और वही रणनीति अब महाराष्ट्र में बीजेपी अपना रही है। उसी फार्मूले के तहत यहां पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी इस वीडियो की खबरें कैसी लगी हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।